आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा अपना गीत क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर जो 2 है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको हम लाइन बाय लाइन जो आपका पोएम है एक्सप्लेनेशन उसको करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम वादा करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए। आप सब क्या करते हैं, एक वीडियो से दूसरे वीडियो में ट्रांसफ़र मतलब कि बदलते जाते हैं आप सब, तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए, आपको समझ में भी आएगा और फिर सारा प्रश्न इससे बनेगा, ठीक है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा अपना गीत, ये क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ ए लिरिक पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ ए लिरिक पोएम, ये एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम का मतलब होता है गाने योग्य कविता, गाने योग्य कविता, ठीक है। ये समझ में आ गया। और हम माफ़ी चाहते हैं कि वीडियो इतना दिन से नहीं डाल पाए, क्योंकि बहुत सारा काम था और ऑफलाइन क्लास और अपना भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए और अच्छा कंटेंट बनाने में जो है ना टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाते हैं। क्योंकि ऐसे फालतू उतना वैल्यू यदि हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अच्छा खुद को अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये हम बहुत मेहनत से बनाए हैं आप सबके लिए, ठीक है। देखिए, तो आपको पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो पोएम है ना, पोएम है आपका लिरिक पोएम। लिरिक पोएम का मतलब होता है गाने योग्य कविता। क्या होता है? गाने योग्य कविता, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे जो है आपका ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके लेखक कौन है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका चैप्टर है इसको किसने कंपोज किया था, इसके रचयिता कौन है? तो ये वाल्ट विटमैन। कौन है? वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन, यही है फ़ोटो वाल्ट विटमैन साहब का, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? बर्थ इसका कब हुआ था? जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में। 1819 इन अमेरिका, 1819 ईस्वी में अमेरिका में इनका क्या हो गया था? जन्म। अच्छा, डेथ मृत्यु कब हुआ? तो 1892 ईस्वी में अमेरिका में। 1892 ईस्वी में अमेरिका में, ठीक है। तो ये राष्ट्रीयता इनको कहाँ मिलेगा तब? तो अमेरिका का मिलेगा इसको राष्ट्रीयता, है ना। तो ये अमेरिकन कवि हो गए। कैसे कवि हो गए? अमेरिकन। क्वेश्चन पूछा जाएगा वाल्ट विटमैन वाज एन डॉट पोएट। तो एन अमेरिकन पोएट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसको क्या कहा जाता है? ये जाने जाते हैं पीपल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? पीपल्स पोएट, जन कवि, लोगों के कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। बाद में ये बहुत फेमस हो गए, ठीक है। ये समझ में आ गया सारा ऑब्जेक्टिव। पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और ये अमेरिकन थे और इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में अमेरिका में। मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था 1892 ईस्वी में अमेरिका में, ठीक है। ये हो गया फोटो, देख लीजिए। अगला देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स देखिए क्या क्या है। ये जो है आपका, इसको हम कहते हैं वाल्ट विटमैन इज़ द फादर ऑफ फ्री वर्स। वाल्ट विटमैन इज़ द फादर ऑफ फ्री वर्स। वाल्ट विटमैन जो है फ्री वर्स के जनक हैं। फ्री वर्स के क्या है? जनक। वाल्ट विटमैन फ्री वर्स के जनक हैं। फ्री वर्स का मतलब होता है मुक्त छंद। कैसा छंद? मुक्त छंद। ये मुक्त छंद क्या होता है? देखिए, जैसे होता है जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। तो लास्ट में देखिए पापा मिल रहा है ना, तो लास्ट वाला यदि लास्ट वाला लेटर क्या हो? मिलता हो। यदि किसी पोएम का या यदि किसी पैराग्राफ का, है ना, छंद का लास्ट लेटर क्या हो? मिलता हो, तो उसे कहते हैं हम लोग कहते हैं यहाँ पे एगो रिदम, यानी कि आपको उसको कह सकते हैं,
है ना। तो वो हो गया, यानी तुक उसको कहते हैं तुक, यानी कि उसका लय मिलना चाहिए। तो वाल्ट विटमैन इज़ द फादर ऑफ फ्री वर्स। तो वाल्ट विटमैन जो थे फ्री वर्स, मतलब कि इसकी जो कविता था ना उसमें वो नहीं था, वर्स नहीं था, यानी कि उसमें तुकबंदी नहीं था, लास्ट लेटर इसका मिलता नहीं था। लास्ट फ्री मतलब का मतलब है नहीं, है ना। फ्री का मतलब यहाँ पे नहीं है, फ्री का मतलब यहाँ पे नहीं है। क्या नहीं था? तो वर्स नहीं था। वर्स का मतलब होता है लास्ट वाला लेटर का मिलना, लास्ट वाला लेटर का मिलना, उसको कहते हैं तुक, यानी कि छंद लास्ट का नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये फ्री वर्स लिखते थे। क्या लिखते थे? फ्री वर्स, यानी लास्ट वाला लेटर मिलता नहीं था। अच्छा, ये हो गया। आगे देखिए, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट, है ना। वे एक अमेरिकी कवि थे, निबंधकार थे और एक पत्रकार थे। जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार, एसेइस्ट मतलब होता है निबंधकार, और अमेरिकन पोएट तो अमेरिकी कवि थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है वे कहाँ के कवि थे बताइए। तो वे एक अमेरिकी कवि थे और वे एक निबंधकार भी थे, एसेइस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा, ये सब तो थे, लेकिन सबसे अधिक पूछा जाएगा क्या थे। अमेरिकी कवि भी थे और निबंधकार भी थे, एसेइस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, लेकिन सबसे अधिक क्या थे? तो वे सबसे अधिक क्या थे? व्यक्तिवादी साहित्यकार थे, व्यक्तिवादी साहित्यकार थे। वे सबसे अधिक क्या थे? व्यक्तिवादी साहित्यकार थे, अर्थात वे खुद के बारे में ज़्यादा लिखते थे। अर्थात वे व्यक्तिवादी साहित्यकार किसको कहते हैं? जो खुद के बारे में ज़्यादा लिखता है। तो ही वॉज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, यानी वे सबसे अधिक क्या थे? व्यक्तिवादी। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है व्यक्तिवादी, तो व्यक्तिवादी। और लिटरेरी फिगर का मतलब होता है साहित्यकार, लिटरेरी फिगर मतलब साहित्यकार, और इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है व्यक्तिवादी। वे सबसे अधिक क्या थे? व्यक्तिवादी साहित्यकार थे, अर्थात वे खुद के बारे में अधिक लिखते थे, है ना। ये समझ में आ गया। अच्छा, आगे देखिए, आगे देखिए आप क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। बोल रहा है कि ही बिगैन वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू किया, एज ए कारपेंटर, एक बढ़ई के रूप में। उन्होंने काम करना शुरू किया एक बढ़ई के रूप में, बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि अपने 12वें जन्मदिन से पहले, अपने 12वें जन्मदिन से पहले। बोल रहा है कि उन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले बढ़ई का काम करना शुरू किया, यानी कि 12 साल हुआ भी नहीं है लड़के का और उससे पहले ही उन्होंने बढ़ई का काम किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12 साल के पहले बढ़ई का काम किसने किया था? तो किसने किया था बताइए? वाल्ट विटमैन ने किया था। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वाल्ट विटमैन ने 12 साल के पहले ही कौन सा काम किया था? तो कारपेंटर का काम, बढ़ई मतलब जो लकड़ी उकड़ी का काम करता है ना। तो वो काम ये किए थे। देख लीजिए, कारपेंटर भी तभी रह चुके हैं। अच्छा, आगे देख लीजिए। अच्छा, ये सब तो करबे किए, है ना। कारपेंटर का काम तो 12 साल के पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने और काम किया है। तो ही ऑल्सो वर्कड, उन्होंने काम किया है, किस रूप में भी काम किया है बताइए? उन्होंने काम किया है एज ए कारपेंटर, एज ए प्रिंटर, यानी कि छपाई वाला, प्रिंटर मतलब छपाई वाला हो गया। टीचर भी बाद में बन गए। एडिटर यानी कि संपादक, जो न्यूज़ वगैरह को वो जो एडिट करता है ना, तो एडिटर भी वो रह चुके हैं बाद में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने किस किस रूप में काम किया है? तो प्रिंटर, छपाई वाला के रूप में भी काम किया है, शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया, संपादक के रूप में भी उन्होंने काम किया, और कौन सी, एंड वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, और गृह युद्ध के दौरान। किस युद्ध के दौरान? 1861 ईस्वी में हुआ था गृह युद्ध अमेरिका में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। गृह युद्ध क्या होता है? जब एक ही देश में दो समुदायों के बीच क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए। तो वैसे लड़ाई को गृह युद्ध कहते हैं। गृह मतलब घर में ही युद्ध, यानी गृह युद्ध यानी घर में ही युद्ध, यानी अपने देश में युद्ध हो गया, अपने देश में युद्ध हो गया।
तो जब एक ही देश में दो समुदायों के बीच में क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो ऐसी लड़ाई को गृह युद्ध कहते हैं। तो अमेरिका में हो गया था गृह युद्ध, कब हो गया था? 1861 ईस्वी में। तो गृह युद्ध के दौरान 1861 ईस्वी में जो गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में, तो उस दौरान ये काम किए थे नर्स के रूप में। किस रूप में? नर्स के रूप में। कौन नर्स भाई? वॉलंटियर नर्स। वॉलंटियर नर्स मतलब होता है जो अपना फ़ायदा ना देखते हुए दूसरे का मतलब भलाई कर दें, यानी कि उसका देख रेख करेगा, मतलब अपना बिना पैसा लिए, बिना कुछ लिए ही निस्वार्थ भाव से दूसरे का क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करता है, उसे कहते हैं हम लोग वॉलंटियर नर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए वॉलंटियर नर्स किस युद्ध में वाल्ट व्हिटमैन ने वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया है? नर्स के रूप में जो काम किए हैं वो किस युद्ध में किए हैं? तो आपका गृह युद्ध में। किस युद्ध में? गृह युद्ध में, सिविल वार में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आप, आगे है उनकी हिज ऑल पोएम्स, उनकी सभी कविताएं हैं, आर कलेक्टेड, संकलित है इन ए बुक, एक किताब में जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाल्ट व्हिटमैन की सारी कविताएं किस किताब में संकलित हैं? तो एक किताब का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, लीव्स ऑफ ग्रास। किताब का क्या नाम है? लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन। ये लीव्स ऑफ ग्रास बहुत मोटी किताब है। उस मोटी किताब में बहुत सारी कविताएं हैं जो किसके द्वारा लिखा गया है? जो लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो हो जाएगा हिज ऑल पोएम्स आर कलेक्टेड इन ए बुक, उनकी सारी कविताएं एक किताब में संकलित है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, वही लिखा गया है। उनकी सभी कविताएं लीव्स ऑफ ग्रास नामक पुस्तक में संकलित है। हम लिख दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर देखिए, ऑथर के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ऑथर को हम लोग आपकी सुविधा के लिए अंग्रेजी में भी लिख दिए और हिंदी में भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप इसका PDF ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अच्छा, आगे देखिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमको क्या कर दीजिएगा, कमेंट, हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको हम उसका क्या दे दें, रिप्लाई दे दें। ठीक है, अच्छा अगला, देयर वाज फ्री रिदम्स एंड लेक ऑफ राइम इन हिज पोएम्स, उनकी कविताओं में मुक्त लय और तुक का अभाव था। हम पहले ही आपको बता दिए, उनकी जितने भी वो पोएम थी ना, उसमें मतलब कि लास्ट वाला जो वर्ड होता है नहीं मिलता था, यानी उसमें तुक का अभाव था। तुक का मतलब वही है कि लास्ट वाला लेटर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। लास्ट वाला लेटर, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, पा मिला, ईटिंग नो पा मिला, यानी पापा पूरा मिल रहा है वहाँ पर, तो इसी कहते हैं तुक। तो तुक का अभाव था उनकी सभी कविताएं में। किसका अभाव था? तो तुक का अभाव था। तुक मतलब समझ में आ गया आप सबको? तो राइम मतलब होता है तुक, और रिदम मतलब होता है लय, और लय भी नहीं, है ना, लय भी नहीं मतलब मिल रहा था, मतलब लय नहीं होता है। आप उसको पढ़िएगा ना, उसका जितना भी वो कविता है ना, तो लय मिलबे नहीं करेगा, लय नहीं आपको फील होगा, है ना। तो आप सोचते होंगे अरे तो ये गाने योग्य कविता कैसे हो गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ गाने योग्य कविता तब कैसे हो गया? लिरिक मतलब आप बताएं कि गाने योग्य कविता ये कैसे हो गया? तो इसमें बहुत सारा एडिशन हुआ, अभी आगे आपको समझाते हैं हम। देखिए, वाल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। वाल्ट व्हिटमैन ने पहली बार 1855 ईस्वी में अपने खर्च पर लीव्स ऑफ ग्रास का प्रकाशन किया। अभी हम बताएं कि लीव्स ऑफ ग्रास जो एक मोटी किताब है, इसके लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन साहब। और जो है ना, ये लिखे थे ना, जब पहली जो अपने से लीव्स ऑफ ग्रास लिखे और अपने पैसे से मतलब कि किताब छपवाए अपने पैसे से, और फिर प्रचार प्रसार किए, लेकिन उतना नहीं चला, है ना। लोगों ने उसे अश्लील माना, लोगों ने उसे क्या माना? अश्लील। तो अपने पैसे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने पैसे से लीव्स ऑफ ग्रास का प्रकाशन कब करवाया था? तो 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में पहली बार फर्स्ट एडिशन
पहला बार जो निकला था लिप्स ऑफ ग्रास फर्स्ट एडिशन, कब? 1855 ईस्वी में, वो भी अपने पैसे से, लेकिन चला नहीं। उल्टे हुआ क्या? देखिए क्या हुआ। देखिए, लिप्स ऑफ ग्रास टुक अवे वाल्ट विटमैन्स जॉब बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड ऑब्सीन। बोल रहा है कि लिप्स ऑफ ग्रास ने वाल्ट विटमैन की नौकरी छीन ली, है ना, नौकरी छीन ली। तो टेक अवे का मतलब होता है छीनना, तो टुक अवे छीन ली, लिप्स ऑफ ग्रास ने छीन ली, लिप्स ऑफ ग्रास टुक अवे, लिप्स ऑफ ग्रास ने छीन ली वाल्ट विटमैन की नौकरी छीन ली। वाल्ट विटमैन्स जॉब, वाल्ट विटमैन की क्या छीन ली? नौकरी छीन ली। क्यों छीन ली? बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड ऑब्सीन, क्योंकि इसे क्या माना गया? अश्लील माना गया। बताए ना कि पहली बार जब इन्होंने क्या किए थे, पहली बार जब फर्स्ट एडिशन जब इसका निकला था लिप्स ऑफ ग्रास का 1855 ईस्वी में, तब लोग को नहीं लग रहा था, अरे इसमें कोई लय नहीं है, कोई सुर नहीं है, ये कैसा पोयम है ना, अच्छा नहीं लग रहा था उनको, इसीलिए लोगों ने उसे अश्लील माना और उनको उनका नौकरी भी तब छीन लिया गया। उसी किताब को पढ़ा दो, कितना बेकार है। तो नौकरी आप जानते थे, वो टीचर भी रहे हैं, तो वो सारा जितना भी उसका वो था क्या प्रिंटर थे, वो सब सारा संपादक थे, वे सब नौकरी क्या कर ली? छीन ली। किसने? लिप्स ऑफ ग्रास ने। अच्छा आगे देखिए, तब तो नहीं ये चला 1855 ईस्वी में अपने पैसे से जब वो करवाया था प्रकाशन, तब फिर बाद में क्या हुआ? 1855 में नहीं चला, तो बाद में इसको एक प्रकाशक मिला छापने वाला, मतलब पहले तो कोई प्रकाशक नहीं था, अपने से वो 1855 से अपने से लिखे थे और ऐसे ही बिना कोई प्रकाशन के पूरा बुक को मतलब कि भेज दिए थे विभिन्न शहरों में, लेकिन चला नहीं। फिर बाद में जो हुआ ना 1881 ईस्वी में उसको एक प्रकाशक मिला, है ना, एक प्रकाशक मिला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लिप्स ऑफ ग्रास को एक प्रकाशक कब मिला? लिप्स ऑफ ग्रास फाउंड ए पब्लिशर इन 1881। लिप्स ऑफ ग्रास को 1881 ईस्वी में एगो प्रकाशक मिला। देखिए हम फालतू चीज़ आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, है ना, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको कुछ नहीं दे रहे। जो आपके बुक में है ऑथेंटिक, जो आपका जो NCERT जो आपका बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल जो बुक आता है रेनबो पार्ट 2, उसी में ये सारी बातें लिखी हुई है। तो ये नहीं कि हम ढेरी नॉलेज दे रहे बाहर से, बेफालतू का पूछा नहीं जाएगा, नहीं, ये सब आपके बुक से है और ये सब आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ? एगो प्रकाशक मिल गया तो इन्होंने छपाई कर लिया, है ना, प्रकाशक मिला तो उन्होंने छापा तब तो प्रकाशक ने क्या कर लिया? छापा। अब छापने के बाद देखिए क्या हुआ। द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वाज enthusiastically accepted in यूरोप बट नॉट इन अमेरिका। बोल रहा है कि इस संग्रह मतलब लिप्स ऑफ ग्रास, संग्रह किसको कहा गया? लिप्स ऑफ ग्रास को। तो लिप्स ऑफ ग्रास के अनुवाद को यूरोप में उत्साहपूर्वक स्वीकार किया गया। जब यूरोप में बहुत चला, अमेरिका में नहीं, यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। जब इसका वो क्या हुआ, लिप्स ऑफ ग्रास का अनुवाद किया, दूसरे भाषा में क्या कर दिया? अनुवाद, और उसको फिर यूरोप में बहुत फैल गया। यूरोप के लोगों को इसको बहुत पसंद आया। यूरोप के लोगों को लिप्स ऑफ ग्रास जो किताब था 1881 ईस्वी में, ये बहुत पसंद आया, लेकिन अमेरिका में पसंद नहीं आया। बताइए, ये अमेरिका के ही हैं, अमेरिका का लोग को पसंद नहीं आया। एडिशन भी जो 1881 में जब पब्लिशर ने छापा फिर भी पसंद नहीं आया, लेकिन यूरोप के लोगों को पसंद आ गया। वही कहता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बताइए इसका वैल्यू कहाँ हो रहा है इसके किताब का? तो ये हो रहा है यूरोप में, और लेकिन बाद अमेरिका में नहीं, अमेरिका में स्वीकार नहीं किया गया। आगे देखिए मेन बात, आप बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका, वे अमेरिका में प्रशंसा जीत सके। बोल रहा है कि जब इनकी मृत्यु हो गई बाद में फिर अमेरिका में चला वो सब किताब। बताइए, मरने के बाद कहता है मर्द कितना अच्छा आदमी ले, है ना, मरने के बाद। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका,
वे अमेरिका में प्रशंसा जीत सके, वे अमेरिका में प्रशंसा जीत सके उनकी मृत्यु के बाद। मर गया आदमी तब उसका किताब चला अमेरिका में, और उसके पहले ही चल गया था कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, आगे देखिए, हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स, हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वर्क का मतलब यहाँ पे रचना है, वर्क का मतलब यहाँ पे काम है, यानी रचना है उनका। तो उनका महत्वपूर्ण रचना क्या क्या है, रचना उन्होंने क्या क्या लिखे थे किताब। तो लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखे थे, 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है, तो वाल्ट व्हिटमन। कब लिखे थे लीव्स ऑफ ग्रास, 1855 ईस्वी में। ये याद करना भी आसान है, कैसे, तो यहाँ देखिए, एक है आपका ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स ये हो गया, यानी ड्रम में लगा हुआ कौन चीज, नल। टैप्स मतलब नल, टैप्स मतलब नल, यानी ड्रम में लगा हुआ कौन चीज, नल। और लीव्स ऑफ ग्रास यानी घास का पत्ता, घास का पत्ता, हालांकि ये नाम है। तो ड्रम टैप्स कब लिखा गया था, 1866 ईस्वी में। और लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया था, 1855 ईस्वी में। इसको डेट याद करना आसान है, देखिए 11/5/55, 11/6/66, 11/5/55, 11/6/66, ये हो गया। देखिए ये पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका जो पोएम है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोएम को पढ़ने से पहले ये आप जान जाइए, ये जो पोएम है किस संदर्भ में लिखा गया, आखिर किस बात को इसमें इंडिकेट किया गया है ना, किस बात से संदर्भित इसको लिखा गया है। देखिए, तो वही हम लोग अब पढ़ेंगे। थीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की विषय वस्तु, इस पोएम की विषय वस्तु क्या है, इस कविता की विषय वस्तु क्या है, किस संदर्भ में लिखा गया है ये। तो देखिए किस संदर्भ में लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट हैज टॉक्ड, कवि बात किए हैं किसके बारे में, अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक भाईचारे के बारे में, वैश्विक भाईचारे के बारे में। इस कविता में कवि बात किए हैं वैश्विक भाईचारा यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात किए हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी वैश्विक भाईचारे के बारे में बात किए हैं। वैश्विक भाईचारा का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपस में भाई भाई हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपस में भाई भाई हैं। इसके संदर्भ में लिखे हैं। और क्या लिखे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उन सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, और उन सभी को किसी भी खतरे पर, किसी भी स्थिति में उसको बोलने की क्या है, आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है। और पेट्रियटिज्म, पेट्रियटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। पेट्रियटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति। और वे देशभक्ति के बारे में लिखे, यानी वे अमेरिका के हैं तो अमेरिका के बारे में इसमें लिखा गया थोड़ा सा। एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। पहला तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी वैश्विक भाईचारा, यानी दुनिया के सभी लोग क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं, है ना। और क्या, और उन सबों को बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है। और देशभक्ति के बारे में भी लिखे हैं, है ना। पेट्रियटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति। एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में और लिखे हैं। मात्र 13 लाइन में, बताइए 13 लाइन है। इस पोएम में मात्र कितना लाइन है, 13 लाइन। चलिए देखते हैं 13 लाइन को। 13 लाइन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तब एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, अब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और लाइन को आप ध्यान से देखिएगा किसका मीनिंग क्या क्या निकल रहा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा अपना गीत। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। सेलिब्रेट का क्या मतलब होता है, जश्न मनाना। मैं मतलब कौन, मैं बोल रहे हैं, खुद कवि बोल रहे हैं। मैं जब भी बोलूँगा, मैं जब भी हम क्या बोलेंगे, मैं, तो मैं का मतलब यहाँ पे कवि को लीजिएगा, है ना। मैं का मतलब किसको, कवि को। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आई का क्या मतलब है। आई का मतलब है जो आपको वाल्ट व्हिटमन है, पोएट। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गीत गाता हूँ। मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ और स्वयं गीत गाता हूँ। मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ और स्वयं गीत गाता हूँ।
ठीक है, ये कहा गया। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ और स्वयं गीत गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना, एज्यूम का क्या मतलब होता है मानना। एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप भी वही मानते होंगे। बोला कि दुनिया में जितना भी मतलब कि दुनिया में जितने भी भाई हैं, जितना भी लोग हैं, वो आपस में क्या है, भाई भाई हैं। और कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ आप भी वही मानते होंगे। अब क्या, क्योंकि देखिए आप इसका कारण क्या है, अगले लाइन, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बोल रहा है फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, वे कण, एवरी एटम, प्रत्येक कण जो मुझसे संबंधित है वही आपसे भी संबंधित है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ क्योंकि मेरा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, आपका भी शरीर उन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, बोल रहा है कि मेरा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, मेरा शरीर जिन तत्वों से, जिन एटम से, जिन तत्वों से मिलकर बना है, आपका भी शरीर उन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये हुआ एग्जैक्ट मीनिंग। तो देखिए क्या क्या, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ और स्वयं गीत गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ आप भी वही मानते होंगे। यू शैल एज्यूम, आप भी वही मानते होंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि मेरा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, आपका भी शरीर उन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ, स्वयं गीत गाता हूँ, और जो मैं मानता हूँ आप भी वही मानते होंगे। क्योंकि मेरा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, आपका भी शरीर उन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये 3 लाइन अच्छे से। आगे देखिए आप, अच्छा आगे देखिए, आई लोप एंड इन्वाइट माई सोल, मैं, लोप का मतलब होता है भटकना, लोप का मतलब क्या होता है, भटकना। आई लोप, मैं भटकता हूँ, मैं इधर उधर भटकता हूँ। आई लोप, मैं इधर उधर भटकता हूँ। एंड इन्वाइट माई सोल, और मेरी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आत्मा को आमंत्रित करने का मतलब है कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता हूँ, मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता हूँ। ठीक है, तो आई लोप, मैं इधर उधर भटकता हूँ। एंड इन्वाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को इन्वाइट करता हूँ, यानी कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता हूँ। ठीक है, आई लीन, मैं आराम करता हूँ। लीन मतलब झुकना भी होता है, इसका मतलब है मैं आराम करता हूँ। आई लीन, मैं आराम करता हूँ। एंड लोप, और फिर से भटकता हूँ। एट माई ईज, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। बोला कि मैं इधर उधर भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, यानी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता हूँ। और जब मैं थक जाता हूँ घूमते घूमते, तो मैं आराम करता हूँ और फिर भटकता हूँ अपनी इच्छा अनुसार, है ना। अब और जब भी थक जाते हैं तो बैठकर क्या करते हैं, ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि ऑब्जर्विंग मतलब होता है अवलोकन, अवलोकन करता हूँ किस चीज़ का, समर ग्रास, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के, ग्रीष्म ऋतु के घास के नुकीले भाग का अवलोकन करता हूँ। बोला कि मैं इधर उधर भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, यानी कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता हूँ। और जब हम भटकते भटकते थक जाते हैं, थक कर जब बैठ जाते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु के घास के नुकीले भाग को क्या करता हूँ, देखते रहता हूँ। ठीक है, आप जानते हैं गर्मी के सीजन में क्या होता है, जैसे दुबड़ी सा बना रहता है, ऊपर ऐसे नुकीला भाग रहता है ना, तो इसको ये नुकीला भाग को मैं स्पीयर इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं देखते रहता हूँ अपनी इच्छा अनुसार। अच्छा, ये हो गया, समझ में आया ये। अच्छा, आगे देखिए, हम एक बार फिर आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, अच्छा फिर है, ये हो गया ना, ये हो गया। आगे देखिए, फिर अब देशभक्ति के बारे में बात किए हैं। माई टंग, मेरी जिह्वा, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, अब मेरे खून का प्रत्येक कण, मेरी जिह्वा, माई टंग, मेरी जिह्वा,
और मेरे खून का प्रत्येक कण, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक कण, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, बना हुआ है, बना है, फॉर्म्ड बना है, फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, यानी यहाँ की मिट्टी से और हवाओं से, यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर मेरा जो खून का प्रत्येक कण बना है, यानी मेरा शरीर बना है। और मेरा कौन सी जिह्वा, बोला कि मेरी जिह्वा, मेरी जीभ और मेरे खून का प्रत्येक कण यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है, यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है। ये हो गया कि और मेरी जीभ और मेरे खून का प्रत्येक कण यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है, यानी अमेरिका की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है। बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, और मेरे माता पिता का जन्म यहीं हुआ है। बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरे दादा का भी जन्म यहीं हुआ है। ठीक है। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और मेरे परदादा का भी जन्म यहीं हुआ है और उनका भी शरीर इन्हीं मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है। बोला कि मेरी जीभ और मेरे खून का प्रत्येक कण यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है। और मेरा दादा का भी जो जन्म हुआ है यहीं अमेरिका में ही हुआ है, और उनका भी जो शरीर है ना, उनका भी जो शरीर है यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर हुआ है। मेरा पापा हो गया, दादा हो गया, परदादा हो गया। देखिए पहले क्या बोला, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि मेरे माता पिता का जन्म यहीं हुआ है और उनका भी जो शरीर है ना यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है। अच्छा, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, यानी कि मेरे दादा का भी जन्म, यानी उनका पिता है ना, तो पेरेंट्स द सेम, यानी कि मेरे दादा का भी जन्म यहीं हुआ है, उनका भी शरीर यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है। अमेरिका का थोड़ा महत्व बता रहे हैं, बताए ना कि देशभक्ति के बारे में बात करते हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता, यानी कि मेरे परदादा का भी जन्म यहीं हुआ है और उनका भी शरीर यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर हुआ है, बना है। आगे देखिए, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, बोल रहा है कि मैं अभी 37 साल का हूँ और मेरा हेल्थ भी कैसा है, ये अभी तो अच्छे हेल्थ की शुरुआत है। बोला कि मैं अभी 37 साल का हूँ और ये मेरे स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मतलब जब ये कविता लिख रहे हैं ना उस समय इनकी आयु कितनी है, 37 वर्ष। 37 वर्ष, तो वही बोल रहे हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और ये मेरे स्वस्थ जीवन की शुरुआत है, और ये मेरे स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। मतलब अभी तो अभी मेरा जो स्वस्थ जीवन है ये अभी शुरू ही हुआ है, और ये स्वस्थ जीवन बहुत दिन तक रहेगा मेरा, ये तो शुरू हुआ है अभी। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा हेल्थ बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। मतलब अच्छे हेल्थ की अभी तो शुरुआत ही हुई है, और तो बहुत अभी हेल्थ अभी मेरा बरकरार रहेगा बहुत दिन तक। आगे देखिए, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा है, हॉपिंग और आशा करता हूँ, और आशा करता हूँ, टू सीज नहीं रुकूंगा, टू सीज नहीं रुकूंगा, नॉट टिल डेथ मृत्यु तक नहीं रुकूंगा। मतलब कि और आशा करता हूँ कि मृत्यु तक मेरा जो स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा, इसका मतलब ये हुआ। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, देखिए इसका मतलब ध्यान से देखिए, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इसका मतलब है कि और आशा करता हूँ कि मृत्यु तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि मृत्यु तक मेरा जो स्वास्थ्य है वो क्या रहेगा, रुकेगा, मतलब कि अच्छा रहेगा, गड़बड़ाएगा नहीं। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। आशा करता हूँ कि मृत्यु तक मेरा स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, अगला लास्ट जो है स्लाइड देख लीजिए, लास्ट है आपका ये स्लाइड है। अच्छा, अंत में क्या कहते हैं जो है, तो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेयंस, क्रीड्स मतलब क्या हो गया, क्रीड्स मतलब हो गया धर्म, क्रीड्स मतलब क्या हो गया, धर्म, क्रीड्स मतलब क्या हो गया, धर्म। और स्कूल्स, स्कूल मतलब स्कूल ना है, विद्यालय ना है, स्कूल्स लिखा है यहाँ देखिए, स्कूल्स, इस स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थाउट। क्या होता है, सिस्टम ऑफ थाउट, याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ थाउट याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि स्कूल शब्द का क्या मतलब है, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर, ये जो स्कूल है शब्द है इसका क्या मतलब है, तो सिस्टम ऑफ थाउट, सिस्टम ऑफ थाउट यानी विचार, यानी कि विचारधारा, विचारधारा समझिए, यानी हाँ विचारधारा ही समझिए। तो क्रीड्स मतलब हो गया धर्म,
स्कूल्स मतलब हो गया विचारधारा। इन एबियंस, एबियंस मतलब हो गया दूर, इसको मतलब परे रखना, क्या रखना, परे रखना। यानी धर्म, ध्यान से देखिए, धर्म और गंदी विचारधारा, या गंदी विचारधारा मतलब ना, तो बहुत सारा विचारधारा होता है समाज में, होता है ना, तो वही कि धर्म और गंदी विचारधारा को दूर रखना चाहता हूँ। इन एबियंस का मतलब होता है दूर रखना, क्या रखना, दूर रखना। ध्यान दीजिए, धर्म, इसी जगह बच्चा नहीं समझ पाता है, और शिक्षक भी समझाने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ। यहाँ देखिए ध्यान से, क्रीड्स यानी धर्म, एंड स्कूल्स और गंदी विचारधारा, स्कूल्स का मतलब होता है विचारधारा, लेकिन यहाँ गंदी विचारधारा से मतलब है। धर्म और गंदी विचारधारा, इन एबियंस को दूर रखना, है ना। तो धर्म और जो धर्म हो गया, धर्म और गंदी विचारधारा को दूर रखना चाहता हूँ। रिटायरिंग बैक, भूल जाना चाहता हूँ। धर्म और किसको, धर्म और गंदी विचारधारा को, धर्म और गंदी विचारधारा को दूर रखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। ए वाइल, एक क्षण के लिए, बोला कि एक क्षण के लिए मैं धर्म को भूल जाना चाहता हूँ, गंदी विचारधारा को भूल जाना चाहता हूँ। परंतु सफिज्ड एट, यानी सफिज्ड मतलब होता है पर्याप्त, परंतु इनकी संख्याएं इतनी है, पर्याप्त, क्योंकि इनकी संख्याएं पर्याप्त है, इनकी संख्याएं इतनी है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। बोला कि धर्म और गंदी विचारधारा को भूल जाना चाहता हूँ, धर्म और गंदी विचारधारा को भूल जाना चाहता हूँ, हाँ, दूर रखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। धर्म और गंदी विचारधारा को दूर रखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ एक क्षण के लिए, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक है ना, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। बट नेवर फॉरगॉटन, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। याद हो गया कि धर्म और गंदी विचारधारा को दूर रखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ एक क्षण के लिए, लेकिन इनकी संख्या क्या है, सफिज्ड है, पर्याप्त है। किसकी, तो वाट आर दे, जो भी वे हैं उनकी संख्या इतनी अधिक है कि इसे बुलाया नहीं जा सकता है। ये हम बता दिए। अगला तो आगे देखते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करता हूँ। मैं अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करता हूँ। मैं अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास, हार्बर का मतलब होता है विश्वास करना। हार्बर का क्या मतलब होता है, विश्वास करना। तो आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, मैं खुद को, आई परमिट टू स्पीक, अनुमति देता हूँ, परमिट मतलब अनुमति देना। आई परमिट टू स्पीक, मैं बोलने का अनुमति देता हूँ। एट एवरी हज़ार्ड, प्रत्येक खतरे पर, मैं प्रत्येक खतरे पर अपने आप को बोलने की अनुमति देता हूँ। मैं प्रत्येक खतरे पर अपने आप को बोलने की क्या देता हूँ, अनुमति। मैं अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये कहीं सिक्के क्या है, दो पहलू हैं, है ना। इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं अच्छाई और बुराई दोनों विश्वास करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो है ना, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, और मैं प्रत्येक खतरे पर खुद को बोलने की अनुमति देता हूँ। कैसे, तो देखिए, नेचर विदाउट चेक, जिस प्रकार प्रकृति, चेक का मतलब होता है यहाँ रुकना, चेक का मतलब यहाँ वो चेक नहीं, सही लगाना वो नहीं, चेक का मतलब यहाँ रुकना। जिस प्रकार जो नेचर है, प्रकृति है, विदाउट चेक, बिना रुके, जो नेचर है प्रकृति बिना रुके, विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि वास्तविक एनर्जी के साथ, ओरिजिनल एनर्जी के साथ काम करती रहती है। जिस प्रकार प्रकृति वास्तविक एनर्जी के साथ चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी बिना रुके काम करता रहूँगा। यानी अच्छाई और मैं, अच्छाई रहेगा तो अच्छाई को मैं मतलब अच्छाई और बुराई का तो तकलीफ आ जाएगा ज़िंदगी में। अच्छाई बुराई कुछ भी, कोई भी पल हो, अच्छा और बुरा कोई भी पल हो, तो मैं उसमें भी मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता रहूँगा। ठीक है। जिस प्रकार नेचर बिना रुके अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करती रहती है, मैं भी अपना पूरी एनर्जी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहूँगा, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। ये था आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक लाइन दे देगा, जैसे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ,
है ना। इसके लेखक कौन है बताइए, इसके लेखक है आपका वाल्ट व्हिटमैन। तो क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देखिएगा, और इसका यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हम बताइए दिए, आपको पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन एक बार मेरा मन है कि आप एक बार अच्छा से इसको क्या कर लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, हम आपको सुनाते हैं फटाक से। तो मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ और स्वयं गीत गाता हूँ, और जो मैं मानता हूँ आप भी वही मानते होंगे, क्योंकि मेरा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है आपका भी शरीर उन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। ये हो गया। अच्छा फिर आगे देखिए, मैं इधर उधर भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, अर्थात अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता हूँ, ठीक है। और जब भटकते भटकते ये थक जाते हैं तो मैं आराम करता हूँ और फिर से अपनी इच्छा अनुसार भटकता हूँ, और ग्रीष्म ऋतु के घास को और ग्रीष्म ऋतु के घास के नुकीले भाग का क्या करता हूँ, अवलोकन करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर कहते हैं मेरी जीव और मेरे खून का प्रत्येक कण यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है। मेरे माता पिता और मेरे दादा और मेरे परदादा का जन्म यहीं हुआ है, और उनका भी शरीर यहाँ की मिट्टी और हवाओं से मिलकर बना है। मैं अभी 37 साल का हूँ और मेरा हेल्थ अच्छा है। अच्छे हेल्थ की तो अभी शुरुआतें हुआ है, और ये हेल्थ जो है ना मृत्यु तक रहेगा। ये जो हेल्थ है कब तक रहेगा, मृत्यु तक। मुझे आशा है कि हेल्थ मेरा मृत्यु तक रहेगा। और ये हो गया। और जो धर्म है और गंदी विचारधारा को भूल जाना चाहता हूँ, दूर रखना, धर्म और गंदी विचारधारा को दूर रखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ एक क्षण के लिए, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। और मैं अच्छाई और बुराई दोनों विश्वास करता हूँ, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं खुद को अपने मैं खुद को प्रत्येक खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ, और जिस प्रकार नेचर काम करती रहती है अपनी पूरी एनर्जी के साथ, मैं भी काम करते रहूँगा ज़िंदगी भर। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल के बारे में बताइएगा अपने दोस्तों को कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ना। तो आपसे हमें यही उम्मीद है, क्योंकि आपसे हमें क्या चाहिए, बस वही, आप सिर्फ लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।